गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 1 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। जो यदि आप यूपीएससी दे रहे हो इसके साथ पीसीएस, जिसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस, राजस्थान पीसीएस, जेपीएससी, इस तरीके से आप कोई भी पीसीएस दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें करेंट को लेकर आपको कोई भी कंसर्न हो, तो इसके लिए यह सीरीज़ आप उपयोगी होगा। तो लगातार हम बने हुए हैं, तो आगे देखते हैं किस पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पॉइंट हम लोगों ने शामिल किया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों में जल्द न्याय करे अदालतें, ऐसा पीएम मोदी के द्वारा बातें की गई है। तो इसको हम लोग देखेंगे भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे कार्य करती है, उसके पदानुक्रम क्या है, इस सारे घटनाक्रम को हम समझने का प्रयास करेंगे और कुछ अनुच्छेद और धाराओं की बात करेंगे जिसके आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। चलिए अगले टॉपिक को हम देखेंगे। पृथ्वी की सतह 2829 किलोमीटर के नीचे तरल धातु का विशाल गोला है, एक अध्ययन रिपोर्ट में आया है। तो ये क्या प्रभाव लेकर आएगा, इसके साथ साथ हम देखेंगे पृथ्वी की परतें कौन कौन सी होती है, आंतरिक कोड का हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ आंतरिक असंबद्धता कौन कौन सा है जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंट बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रूबीना फ्रांसिस ने एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा में जीता कांस्य पदक, पैरा ओलंपिक चल रहा उसमें कांस्य पदक लेकर आई हैं। तो इसके पीटी फैक्ट को देखेंगे। एक योजना है प्यारी बहना योजना, जो हिमाचल प्रदेश में चलती है। उस योजना जो पात्रता नहीं है, जो अपात्र महिलाएं हैं, उनको लौटाने होंगे पैसे। यह क्यों ऐसा हो रहा है, तो उस पर हम चर्चा करें। इसके साथ हम घाटा जो राज्यों को होता है उसके वित्तीय अनुशासन के संदर्भ में बात करेंगे। बायोमिल क्यों है चर्चा में, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी 2021 संशय में बरकरार है इस पर, तो यह पॉलिसी क्या है 2021 का, जिस पर हम परिचर्चा करेंगे। केस स्टडी आप लोगों के लिए सामने आया है। देखिए, हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में पड़ता है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जब आता है तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। जैसे मेटा एआई और लखनऊ पुलिस की सक्रियता ने बचाई युवती की जान। तो यह किस प्रकार की युवती ने कौन सी घटना कर रही थी, इसके साथ घटना घट रहा था, जिसके आधार पर मेटा ने क्या किया, डिटेक्ट करके आपको नज़दीकी पुलिस थाना है उसको सूचना देता है। उसके बाद ये घटनाएं थोड़ा सा कंट्रोल की जाती है, युवती की जान बचाई जाती है। तो टेक्नोलॉजी कैसे हमारे लिए बेहतर उपयोगी कर सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सरकारी योजनाओं के खर्च में कमी, वृद्धि दर घटी, आरबीआई गवर्नर का ऐसा बयान कुछ आया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। चालू वित्त वर्ष में सरकार को मिला 10.2 लाख करोड़ का राजस्व। तो क्या है राजस्व, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। साथ ही आज का संपादकीय देखेंगे, नए औद्योगिक शहरों की उम्मीदें से क्या भविष्य निर्माण होगा, साथ ही उससे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, साथ ही साथ हम उसके साथ कैसे सतत विकास के कॉन्सेप्ट को टैली कर पाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे संपादकीय में, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। विस्तृत टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। युक्ति आईएएस अपने एक नए स्वरूप में आपके सामने लगातार दिख रहा है, तो आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा। डेली हम लोग नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। कल से टीम ज्वाइन कर जाएगी और आप लोगों के लिए क्लासेज रेगुलर अब चलेगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति आईएएस का, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी लिंक दिए रहते हैं ऐप डाउनलोड करने का, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं युक्ति आईएएस का, जिसमें डेली आपको MCQ 50 से अधिक MCQ 2 शिफ्ट में चलाए जा रहे हैं। एक आपको 10 AM में चलाया जाता है और एक आपको 8 PM में चलाया जाता है। तो दोनों MCQ आपके लिए दिए गए टॉपिक के आधार पर किए जाते हैं। पहले टॉपिक दे दिया जाता है, फिक्स है टॉपिक कौन कौन सा पूछा जाएगा उसके आधार पर, तो आप रेगुलर इसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ आप इस बार कोड को स्कैन करके भी हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर ले रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, दबाइए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त आपको जब PDF मिलता है तो आप इस आइकॉन को क्लिक करके भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं 1 क्लिक में। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक हमारी जो खूबी है
उसके आधार पर हम लोगों ने और भी बेहतर करने का प्रयास किया। 100% संतुष्टि के साथ हम लोगों ने आपके सामने जो भी अवधि अभी तक बिताई है उसमें देखने को मिल रहा है। कुछ सर्वे हम लोग करते हैं जिसमें आप लोग लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो और भी हमारी टीम जो जुड़ेगी वो आपके लिए इसी आधार पर काम करेगी। तो हम प्रयासरत हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे आपको डेली आपको दिया जाता है डू यू नो, यह छोटा छोटा टॉपिक है जो लगातार न्यूज़ में चर्चा रहता है। आप इसको व्हाट्सएप चैनल पर सबसे पहले सुबह 12 AM से आप देख सकते हैं, तो आप इसे स्कैन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसमें इन्फॉर्मेशन आपका पूरी तरह सुरक्षित होता है। किसी को दूसरा का आपका नंबर किसी और व्यक्ति को नहीं दिखता है, तो ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली आपको 12 AM में इसका अपडेशन मिल जाएगा और आप इसका थोड़ा सा शॉर्ट नोट जरूर याद रखिए। जैसे अभी हाल ही में 22वां विधि आयोग की सेवा समाप्त हो गई है, कल ही समाप्त हुई है, तो उसके बारे में कुछ संक्षिप्त हमने कुछ नोट्स आप लोगों को दिए हैं जो PT फैक्ट आप लोगों के लिए ज़रूरी होगी। तो दोनों मीडियम में उपलब्ध है, तो आप इसको लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, बात लगातार हो रही है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, कुछ विक्षिप्त व्यक्तियों की श्रेणी में जो शामिल होते हैं वो लोग कर रहे हैं। इसके लिए मैंने जब हुआ था आपको मैंने कुछ चर्चा भी किया था, केस मॉडल भी मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा तो ध्यान रखिएगा। व्यवस्थाओं को केवल हम सुधार सकते हैं, व्यवस्थाओं को लागू करने की जो पद्धतियाँ हैं उसमें बदलाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम प्रशासन को सचेत कर सकते हैं किसी भी घटना परिघटना के लिए। त्वरित न्यायालय पर इस सब का तभी तक असर होगा जब तक दो काम आप जब सिस्टम में किए रहेंगे। एक, जागरूकता का अर्थ क्या होना चाहिए, मायने क्या है पुरुष और महिलाओं के लिए, यह आपको करना होगा। दूसरा, आपको जब यह करते हैं केस स्टडी आपको लगातार वॉच करनी होगी कि प्रवृत्ति कैसे बदली है निर्भया के बाद और निर्भया के पहले की घटना और निर्भया के बाद की घटना। लगातार विकृत प्रकृति की घटनाएं घट रही है। इसके लिए हमें शासन प्रशासन को सक्षम जो अधिकारी पदाधिकारी है उसके साथ आपको काम करना होगा। अभी मैं हाल की घटना में बता रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस से अभी रिटर्न हो रहा था कुछ दिन पहले ही, तो एक कोई अधिकारी अपने इनोवा गाड़ी से, वाइट इनोवा के गाड़ी से वो जा रहे थे। उस पर उनका एक सुरक्षा गार्ड था, किसी व्यक्ति के उनके गाड़ी में टच कर दिया गया, टेम्पो था उनका, टच हो गया, उनका थोड़ा सा स्क्रैच लग गया। तो उस पुलिस प्रशासन जो इसका सुरक्षा में लगा हुआ था वो उतरता, उस टेम्पू वाले जो टेम्पू चला रहे हैं उनको ताबड़तोड़ मारना शुरू कर देते। वहीं से मैं गुजर रहा था और मैं और मेरे दोस्त कुछ गुजर रहे थे, तो मैंने रोका जब उनको, तो बदसलूकी ऐसी होती है जिस पर बातें सिस्टम में सुधारने की बात होती है। जैसे गाली गलौज करना, उन पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जो असहाय है। यही जो सुरक्षा कर्मी जो बैठा हुआ है, अगर कोई नेता आ जाएगा, कोई बड़ा अधिकारी आ जाएगा तो चाकरी करना शुरू कर देगा। चाकरी का समझ रहे अर्थ ना, अपनी सभी संप्रभुता उसके सामने रख देगा। पर जब असहाय व्यक्ति आता, गरीब व्यक्ति आता, वंचित व्यक्ति आता उसके सामने, उसे अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगता है। यह अर्थात सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट मैंने जो बता रखा आप लोग को वो लागू करने लगता है। जो सत्ता में होगा वही अब अपना सत्ता का अभ्यास कर पाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट सभी जगह लागू होते हैं। जब एक अदना सा आदमी पर वो व्यक्ति इस प्रकार का प्रतिक्रिया कर सकता है, जो, और यह सोचिए कि गाड़ी में स्क्रैच लग जाना उस व्यक्ति की गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, ट्रैफिक की गलती है। अगर मान लीजिए स्क्रैच लग भी गया तो आपने कार का इंश्योरेंस करा रखा होगा, इंश्योरेंस के आपके पैसे मिल जाएंगे, तो उस व्यक्ति को मारना क्या उचित है? अगर आपको लगता है कि हाँ व्यक्ति ने गलती भी कर दिया तो डांट देते, हाँ इसको अगले बार से नहीं करना। इसका मतलब ताबड़तोड़ आप उसके मुंह पर मारने लगेंगे, उसका ब्लड निकलने लगा था। तो यह सोचिए, हमारा सिस्टम का यही पार्ट है जिसमें आप महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं ना,
जो बाहुबली वर्ग है, संदेश खाली की घटना आप समझ लीजिए, या उन्नाव की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, राजस्थान की घटना देख लीजिए, जिस राज्य के किसी भी क्षेत्र की घटना देख लीजिए, बाहुबली वर्ग क्या करते हैं कि सिस्टम को सत्ता के अभ्यास के आधार पर अपना कार्य करवाते हैं। अब पूरा सिस्टम इनको बचाने पर लग जाएगा। तो क्या सिस्टम इन लोगों के लिए बनाया गया था कि असहाय गरीब गुरबा जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया था? तो यही प्रक्रिया आपको न्यायिक प्रक्रिया में भी देखने को मिलेगी, समझने का प्रयास कीजिएगा। केवल देखिए, ध्यान रखिएगा, हम केवल चर्चा पर चर्चा करने मात्र से अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते, इसको समझने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में, जिला अदालतों के राष्ट्रीय सम्मेलन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा ज्वलंत मुद्दा बताते हुए इस गंभीर चिंता को बताई। और सबसे ज़्यादा पहला और प्राथमिक जो आपको जांच होगी उसकी प्रक्रिया की सुनवाई जिला अदालतों में होगी। तो जिला अदालतों को चाहिए सशक्त करने की, मजबूत करने की, वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति करने के लिए जो प्रबुद्ध हो, जो आपको सक्रियता के साथ काम करें। यही बैठकों में बातें हो रही थी पूरे चीज़ों के। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75 वर्ष पूरे होने की सम्मेलन का आयोजन किया है, तो ऐसे भी हुआ है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर टिकट और सिक्का भी जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 75 वर्ष केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, यह भारत के संविधान और संवैधानिक मूल्यों की यात्रा, ऐसी बातें की गई है। देखिए 2019 में सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाही के लिए गवाही केंद्र प्रावधान किए गए थे। सब चर्चे पर चर्चा होती रहती। भारतीय सिटीजन फास्ट ट्रैक, डिग्निटी फर्स्ट, जस्टिस फर्स्ट के कॉन्सेप्ट पर बात करता है। तो यह कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को लगातार दिया गया है। सॉरी। इसके अतिरिक्त हम बात करें, सिस्टम की बात करें कि भारत में क्या है न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रणाली। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, भारत में एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली, अर्थात एक ही स्रोत है उस तक पहुंचने का। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे आपको हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट से उसके नीचे सब नोट जो जिला सेशन कोर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा, उसके अलग अलग पार्ट है। तो एक ही स्रोत से आपको एकीकृत न्यायिक प्रणाली को अपनाया गया है। अलग अलग अपनी व्यवहार, ये अर्थात न्यायालयों की दोहरी प्रणाली भारत में नहीं है जैसे अमेरिका में। एक चित्र देखिएगा, हालांकि ध्यान रखिएगा ये जो सेक्शन मैंने दिया है वो आपके जानकारी के लिए दिया है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सॉवर्डिनेट और लोअर कोर्ट में सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट है। और सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर सब जज, फैमिली, मुंसिफ और सम कॉजेज लघु विवाद जो निवाले लोक अदालतें होती वो आता है। फौजदारी या क्रिमिनल में आता है आपको डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के तौर पर हम जिसे कहते हैं मेट्रोपॉलिटन केस। क्लास 1 मजिस्ट्रेट आते हैं, उसके बाद क्लास 2 मजिस्ट्रेट आते हैं, क्लास 3 मजिस्ट्रेट आते हैं। एक अलग से राजस्व कोर्ट भी निर्मित किया जाता है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमर्शियल, कलेक्टर आयुक्त जिसे कलेक्टर के अधीन होता है, फिर तहसीलदार होता है, सहायक तहसीलदार होता है। ये आपको जो राजस्व के संदर्भ में जो अधिग्रहण करना होता है, राजस्व के संदर्भ में जो निर्णय करना होता है वो कोर्ट करता है। पर हमारे यहाँ व्यवस्था जो न्यायिक प्रणाली का है, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सॉवर्डिनेट कोर्ट में 2 सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। यह जानकारी के लिए आपको मैंने यहाँ लगाया है, तो इसे अलग से आप लोग अलग यहाँ देख लीजिए ताकि आगे हम चर्चा कर सकें। चलिए, इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, उच्च न्यायालयों के पास निचले अदालतों का अपील करने सुनवाई का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है अंतिम होता है, बाध्यकारी होता है। ध्यान रखिएगा, सभी के लिए बाध्यकारी होगा, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय इसलिए सर्वोच्च है। इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को कानून के तहत तय प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता, जो आर्टिकल 21 का मूल मंत्र है। ध्यान रखिएगा, वो सर्वोच्च न्यायालय भी यह नहीं कर सकता, इसलिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध यह है जो अनुच्छेद 21 मूल रूप से ध्यान दिलाता है। अनुच्छेद 20 भी इसी संदर्भ में बात होता है। तो आप देखे होंगे जब न्यायिक सक्रियता का कॉन्सेप्ट जब बढ़ा तो आर्टिकल 21 में बहुत सी बातें जुड़ी हैं। बाद के न्यायिक निर्णयों में हम जब चर्चा करते हैं, विभिन्न न्यायिक निर्णयों में 21 को मैंने कभी आप लोगों को याद है मिनी संविधान का दर्जा दे रखा है। मिनी संविधान का मैंने दर्जा दे रखा, बाकी लोग अभी तक नहीं दिए हैं, पर आने वाले समय में 21 आर्टिकल का विस्तारीकरण ही आपको संविधान का क्या दिखाएगा, प्रतिरूप दिखाएगा कि संविधान इसी के अनुसार आगे चलेगी, इसी के अनुसार निर्धारित होगी, इसी के अनुसार नियम बनाने होंगे। रीज़न उसके पीछे जो जीवन और आज़ादी का जो मूल मंत्र है आपको यहीं से डिफाइन होता है, इसलिए आपको ये चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। चलिए आगे हम बात करेंगे
अनुच्छेद जो 39A है मुताबिक क्या है, राज्य के कानून व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर होगा। तो आर्टिकल 39A भी आपको ध्यान रखनी है इसके तहत। फिर इसके अलावा राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता देनी होगी। राज्य का अर्थ आर्टिकल 12 के आधार पर लगाइएगा, जो राज्य की एजेंसियों के तौर पर आपको देखने को मिलता है। राज्य की एजेंसी जो भी होगी, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी, राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पोषित की जाती है, उसे वित्त प्रबंधन किया जाता है। संस्थाएं निर्माण की जाती है, उसे राज्य की एजेंसी बोलते हैं। उसी के द्वारा कानूनी सहायता मुहैया करानी होगी। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि भारत का न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत से प्राप्त न्यायिक उदाहरणों पर आधारित है, समान कानून प्रणाली का अनुसरण करती है। काल कालांतर से जैसे हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जब विकसित होते हैं और 1947 तक पहुंचते हैं, 47 के बाद हमारा स्वयं का निर्णय अधिनिर्णय बनने लगता है, 50 में संविधान लागू हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग व्यवस्थाओं को निर्मित करते हैं। इसके तहत ध्यान रखिएगा, भारत में न्यायिक प्रणाली के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, ग्राम स्तर पर न्यायालय शामिल है। तो इस तरीके से हमें न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। न्यायालयों का पदानुक्रम हम देखें किस क्रम में है, तो भारतीय न्यायिक प्रणाली का विकेंद्रित करने के जमीनी स्तर तक मामलों संबंधित करने के लिए विभाजित किया गया। बुनियादी संरचना इस पर जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हो गया। जिला न्यायालय दो प्रकार के, जिसमें सिविल न्यायालय और आपराधिक न्यायालय हम कहते हैं। जिला न्यायालय होते हैं, लोक अदालतों में लोक और ग्राम अदालतें आते हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए, न्यायाधिकरण का भी निर्माण किया जाता है। किसी प्रकार का न्यायाधिकरण, जैसे आपको प्रशासनिक न्यायाधिकरण और आपको जैसे एनजीटी जैसे न्यायाधिकरण है, उसको भी बनाया जाता है अलग अलग मामलों में। तो उसके लिए हम चर्चा परिचर्चा आगे करेंगे। अब इसके अतिरिक्त आपको क्या जानकारी चाहिए, इसके अतिरिक्त आपको सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो आर्टिकल के संदर्भ में 28 जनवरी 1950 को इसका सर्वोच्च न्यायालय के तौर पर गठन किया गया था। यह अपील की सर्वोच्च न्यायालय, इसमें मूल मकसद क्या है, मुकदमों और उच्च न्यायालय के निर्णयों अपील सुनना। मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों से यह बना हुआ है, अर्थात कुल 34 है। तो ये कमेंट सेक्शन में था हाल ही में किनका रिटायरमेंट हुआ है, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, आप मुझे बताइएगा। अभी महिला जज कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, कुल महिला जज अब तक कितनी रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में हाई कोर्ट में कितनी महिला जज है। आपको ये सब गूगल पर आराम से मिल जाएगा, जिस पर मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस किया। अगर आप लोग माइक्रो नोट्स बनाते होंगे तो आप माइक्रो नोट्स को एक बार ज़रूर देखिए पलट के, आपको ये सब सारे सवालों का जवाब मैं दे रखा है। अगर नहीं तो आप लोग माइक्रो नोट्स बनाते हैं तो ये आपकी गलती है। हम सिस्टम को बार बार बोलते हैं, ऐसे ही फॉलोअप कीजिए। कल एक अभ्यर्थी है, साइना जी का मेंस हुआ 69 में, उनसे आप लोगों को सीखने की आवश्यकता है। 69 मेंस में उनका रिजल्ट हुआ है, वो लगातार प्रयास लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो विषम परिस्थिति में प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी वो टीचर है, बीपीएससी टीचर हैं, उनका भविष्य उज्जवल है। मैं पहले उनकी 2 साल पहले उनकी भविष्यवाणी कर रखा है। आप अगर सिस्टम में जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको एक समयबद्धता के आवश्यक कार्य करना होगा। और वो उन्होंने 2 साल से वो चीज़ें की है, जब तक उनका टीचर में सिलेक्शन नहीं हुआ उससे पहले उन्होंने अपनी समयबद्धता के साथ सारी चीज़ों को किया था। माइक्रो नोट्स बनाया था, माइक्रो नोट्स को लगातार हमें भेजा अपना युक्तिया इसके ऐप पर, उसे रिव्यू करवाया। टेस्ट सीरीज में उन्होंने लगातार लिखने का प्रयास लिखा, उन्होंने अच्छा लिखा। हर बार उनका कॉपी मैंने रिव्यू करके भेजा है। तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन का आधार केवल नोट्स मिलना नहीं होता है, उसको बार बार उस तरीके को बार बार रिवाइज करने से होता है, जिससे सिलेक्शन की प्रक्रिया मानी जाती है। तो आपको क्या करना, वो तरीका बार बार रिवाइज करना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसे सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार निर्धारित किया गया, जिसके आधार वो अपना कार्य अनुसरण करता है। अगर उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक निकाय होता है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालयों के अधिकार को निर्धारित करता है। 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। उच्च न्यायालय केवल तभी सिविल और आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं जब राज्य में अधीनस्थ न्यायालय मामलों में सुनवाई करने में सक्षम न हो। तो ध्यान रखिए, जब अधीनस्थ न्यायालय कहने का मतलब सिविल सेक्शन का जो कोर्ट होता है, अगर वो नहीं ले पा रहा, सुनवाई करने में सक्षम नहीं है, तो ये हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र होगा। अगर हाई कोर्ट नहीं ले पा रहा है निर्णय बेहतर, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको कोर्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा और अंततः आपको सुप्रीम कोर्ट में वो निर्णय अधिकार आपको प्राप्त होंगे। उसके लिए कानूनी जो भी बाध्यता होगी उसको कम समाप्त करते हुए आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे यहाँ। इसके अतिरिक्त हम बात करें,
जब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो ये निचली अदालतों को अपील ले सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। यह आपको प्रक्रियागत अपना जिला न्यायालय की हम बात कर ले तो जो जिला राज्य सरकारों भारत के राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक जिले और जिलों समूहों के लिए केस लोड और जनसंख्या के घनत्व के आधार पर जिला न्यायालयों की स्थापना की जाती है। कितना अतिभार है उसके आधार पर जिला न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन होते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय से बंधे होते हैं। प्रत्येक जिले में आमतौर पर 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, ध्यान रखिएगा। और यही जो जिला न्यायालय होता है प्राथमिक सीढ़ी मानी जाती है न्याय की। यह बार बार आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर न्याय प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले इसी जिला सत्र में न्यायालय में जिला न्यायालय में अपना आवेदन कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यह सबसे प्राथमिक सीढ़ी होती है न्याय की, इसलिए बार बार इसकी अनुशंसा की जाती है सुधार की। इसको व्यापक सुधार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये सब बातें होते रहती हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। जो 2 प्रकार के न्यायालय होते हैं, सिविल न्यायालय होता है, एक आपराधिक न्यायालय होता है। जिला न्यायालयों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इसके अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों और सहायक जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति केस लोड के आधार पर था, जैसे केस का अधिकता होगा उसी आधार पर किया जाता है। अब जिला न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ये सब बातें आपको लगातार देखने को मिलती है। लोक अदालतें भी काम करती है ग्राम न्यायालय के तौर पर। ये गाँव के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है जो गाँवों में वैकल्पिक विवाद समाधान एक प्रणाली देता है। मैंने इस पर हाल ही में आप लोग को एक नोट्स बना के दिया था, याद है? लोक अदालतों, यह एक बाध्यकारी प्रकार की लोक अदालतें होती है जिसमें आपसी समझ विकसित करके निर्णय लिए जाते हैं। इस पर छोटे छोटे मामले आते हैं, जैसे खेत का बेड़ा तोड़ दिया तो उसके लिए मारपीट हो गई, किसी का सर कोई फोड़ दिया, उसके आधार पर छोटी छोटी वारदातों का जो लंबी प्रक्रिया से बचाने की लोक अदालतें। तो मैंने कुछ दिन बात किया था, अगर आपको न्यायिक व्यवस्था को बेहतर और भी करना है तो जब जिला अदालतों को जितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करना, उससे कहीं लाख गुना आपको लोक अदालतों को विकसित करना है, ग्राम अदालतों को। अगर गाँवों का जो विवाद है उसका समाधान गांव के लोग मिलकर कर लेते हैं ना, तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इससे समाजीकरण बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है। साथ ही साथ क्या होता है, अनुशासन के साथ क्या क्या होता है, सक्षमता बढ़ता है। रीज़न उसके पीछे है कि लोग गांव के ही लोग हैं, पंचायत के ही लोग हैं। मान लीजिए एक पंचायत में 10 गांव हैं, 10 गांवों के ही लोग इसमें शामिल होंगे, इसलिए आपसी समझ विकसित होती है। और यहाँ पर आपको एक मॉडल लाने की आवश्यकता है, रोल मॉडल लाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर बेहतर निर्णय लिया जा सके। इसके लिए हमें नियुक्तियों पर ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि जो लोक अदालतों के भी आप पंच परमेश्वर के तौर पर कार्य करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। कानूनी प्रशिक्षण उनको जब भी उनका चयन हो, उनको क्या करनी चाहिए, जिला सत्र अदालत के द्वारा और डीएम पदाधिकरण के द्वारा क्या करना चाहिए, उनको न्यायिक प्रक्रिया का समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। फीडबैक फॉर्म आपको डेवलप करना चाहिए। फीडबैक फॉर्म का अर्थ यह नहीं केवल कि लिखा पढ़ी होनी चाहिए, समुदायों को बैठाकर लाइव आपको फीडबैक फॉर्म लेने की आवश्यकता है। तो इस तरीके इकोसिस्टम को जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब विवाद का समाधान ग्रामीण स्तर से नहीं समाप्त होने का प्रयास किया जाएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय तक आते आते वो दम तोड़ ही देगा। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, इसलिए लेट होता है किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में पहुंचने के लिए उसका परिणाम। अगर न्यायाधिकरण की हम बात कर ले तो संविधान सरकार को विशिष्ट मामलों जैसे कर मामले, भूमि मामले, उपभोक्ता मामले आदि प्रशासन में विशेष न्यायालय गठित करने का अधिकार देता है। चलिए आगे हम इसी पर बात करेंगे। अपीलीय क्षेत्राधिकार से तात्पर्य उस निचली अदालत द्वारा तय किए गए मामलों को फिर से सुनवाई समीक्षा करने के लिए अदालत को अधिकार देता है। भारत में अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही निहित है, अधीनस्थ न्यायालय को नहीं प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, अगर लोक अदालत कोई निर्णय के खिलाफ कोई व्यक्ति है तो वो न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय नहीं आ सकता, क्योंकि लोक अदालतों के निर्माण में ही यह बात लिखी हुई है। लोक अदालतों में जो फैसले होते हैं वो आपसी समझ से होते हैं, और आपसी समझ पर लिए गए निर्णय का हम समीक्षा आगे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यहाँ यह नहीं जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में जो मामले आएंगे वही आपको हाई कोर्ट जाएगा, और हाई कोर्ट के जो मामले जो संतुष्ट व्यक्ति नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो राष्ट्रपति तक जाते हैं, जिसमें
क्षमादान का मामला आता है। क्षमादान देना होगा तो या तो क्षमा को कम करना, ऐसे जो मामले हैं वो आपको राष्ट्रपति के जाता है। बाकी जो केसेज है सुप्रीम कोर्ट में निपटारन हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सिविल न्यायालय की हम बात करें तो ध्यान रखिए, सिविल न्यायालय व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों की संस्थाओं के विरुद्ध किए गए सिविल अपराधों के उपचार होते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सिविल अपराध कौन कौन से होते हैं। हाल ही में मैंने सिविल और दीवानी मामले के कौन कौन से मामले होते हैं उस पर नोट दे रखा है आप लोगों को, तो देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं। सिविल मामलों में संपत्ति विवाद को लेकर अनुबंध और उल्लंघन को लेकर तलाक मामले तक शामिल किए जाते हैं। सिविल न्यायालय यूबी, जूस, ईबी, जो आपको ध्यान रखिएगा रेमेडियन, याद रखिए रेमेडियम हर गलत कार्य के लिए कानून उपचार प्रदान करता है के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यूबी, जूस, एबी आपको रेमेडियन हर गलत कार्य के लिए कानूनन और उपचार प्रदान करता है के सिद्धांत पर यह पालन करता है जब तक किसी अन्य लागू कानून द्वारा स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रतिबंध न किया गया हो। सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृति के सभी मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1908 के तहत भारत में सिविल मामलों के प्रशासन सिविल अदालतों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के तहत नियंत्रित होती है। हर मुकदमा सबसे कम अधिकार क्षेत्र वाली अदालतें मुंसिफ अदालत में चलाया जाना चाहिए। मुकदमा चलाने के बाद यह तय किया जाता है कि संबंधित अदालत मुकदमा चलाने में क्षमता है या नहीं। यह जांच अधिकरण के तौर पर भी काम करता है, जांच प्रक्रिया के तौर पर भी काम करता है। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें जिलों में सिविल न्यायालय का पदानुक्रम क्या है। जिला न्यायालय है जो दो प्रकार के आपको ध्यान रखिएगा, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायालय कहा जाता है इसको उप न्यायाधीश के तौर उप न्यायालय के तौर पर कार्य करता है, जिसमें 1 लाख रुपये से अधिक उसमें आपको मुकदमे दर्ज किया जाता है। केस लोड का अतिरिक्त उप न्यायाधीशों की भी न्यायालय गठित किए, जैसे केस लोड के आधार पर किया जाता है, दबाव के आधार पर। मुंसिफ न्यायालय यदि मुकदमे का विषय वस्तु मूल्य 1 लाख या उससे कम है तो मुंसिफ न्यायालय मुकदमे की सुनवाई करने में सक्षम होता है। तो आपको जिला न्यायालय है, आपको ध्यान रखें उप न्यायाधीश न्यायालय जो होगा 1 लाख से अधिक, 1 लाख से कम मुंसिफ न्यायालय। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा आपराधिक न्यायालय में आपको विभिन्न आपराधिक न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किया गया, जो CRPC की धारा 26 के अनुसार भारतीय दंड के अंतर्गत उल्लेखित है। अभी यही आपको ध्यान रखना अभी, क्योंकि जो नए कानून लागू है उसके प्रावधानों को अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ। इसके आधार पर ही मैं आपको नया नोट्स आप लोग को अपडेट करा दूंगा, वेट कीजिएगा। तो चलिए इसके आगे हम बात करेंगे उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय और दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट कई अन्य न्यायालय शामिल होते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे अनुच्छेद 141 जो मूल मंत्र है। ध्यान रखिएगा 1941 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय के लिए बाध्यकारी होंगे। तो एक प्रकार का बाध्यकारी अनुशंसा करता है अनुच्छेद 141, इसे याद रखना है, जो सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता को स्पष्ट करता है। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछ दे किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आप बता पाएँ कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय जो बाध्यकारी प्रकृति की है, तो आर्टिकल 141 याद रखना है। यह अनुच्छेद स्टेयर डेसिस, याद रखिए स्टेयर डेसिस के अंग्रेजी सिद्धांत को दर्शाता है। इसके अनुसार क्या है, निश्चित कानून निश्चित ज्ञात और सुसंगत होना चाहिए, अर्थात कानून की निश्चितता होनी चाहिए, निश्चित ज्ञात आधार होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। जो प्रक्रिया जो अपराध किए हैं उसके साथ टैली होना चाहिए उसके निर्णय। इस तरीके से चूंकि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय और सभी अदालतें न्यायाधिकरण उसके निर्णयों के लिए बंधे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले अपने आप में कानून का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए आप लोग देखते हैं एविडेंस कोर्ट के तौर पर इसको देखा जाता है। चलिए आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 144 याद रखिएगा, जिसमें अनुच्छेद 144 के प्रावधान है भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो ध्यान रखिए आपसे 144 के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर यही देना है कि यह क्या सहायता प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए बनाया गया सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी प्राधिकारी को अवमानना का दोषी ठहराने का अधिकार है यदि वह न्यायालय के आदेश का अवहेलना या अवज्ञा करता है। इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। चलिए आज का मेंस का प्रश्न आप लोग ले लीजिए, और आपको ध्यान रखना है कि आपका आज वीकली टेस्ट है, तो आपको प्रश्न 11 AM के आसपास दे दिया जाएगा, तो आप उसे ज़रूर सभी लोग भाग लेंगे।
यह प्रश्न आज के न्यूज एनालिसिस का, जिसमें भारत के न्यायिक व्यवस्था की चर्चा करते हुए उसका प्रशासनिक वर्गीकरण करें। क्या न्यायिक संगठन इसके विलंब निर्णय का मुख्य कारण है? आपको यहाँ कुछ नहीं पूछा, स्पष्ट करें, विवेचन करें, संक्षिप्त नोट्स करें। यह आपका स्वविवेकीय अधिकार है, स्वविवेकीय अधिकार है कि आप इसके उत्तर किस रूप से लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न में आपको ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण कि आपको वही लिखना है जो एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि ऐसी वैसी बातें नहीं लिख दीजिएगा। विवेचना करने, विख्यात रूप से इसकी व्याख्या करने लगे। शब्द सीमा आपकी 250 है, तो आपको तय करना इसके उत्तर में क्या लिखना है। स्पष्ट करना है, विवेचन करना है या तार्किक विवेचन करना है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ प्रश्न का हिडन पार्ट है। इसे अच्छे से आप लोग उत्तर लिख के कहाँ भेजना है, युक्ति आईएएस के ऐप पर आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो चैट बॉक्स है उस पर भेजना है, चैट बॉक्स। और यह उनके लिए खुला होता है जो आपको पेड ग्रुप में शामिल होते हैं। आपको पेड ग्रुप के लिए चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं लगातार। अब देखिए, महत्वपूर्ण है, एक अध्ययन रिपोर्ट आया है आपको ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक टक सिल्सजन के मुताबिक भूकंप के कारण उठने वाले भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल कर अल्ट्रासाउंड के तौर पर किया गया। देखा गया कि पृथ्वी का अंतर्भाग का आकार और ढांचा कैसा होता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन का नया तरीका इस्तेमाल करते हुए टक्सलिक उसके साथियों जो थे वो अंतर्भाग का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अंतर्भाग। ये रिपोर्ट आता है साइंस एडवांसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित होता है। इस तरीके से कुछ बातें होती हैं जिसमें हम लोग कोड का बात करते हैं। कोड किस प्रकार से है, कोड के हिस्से कैसे हैं, इस पर अभी मैं चर्चा करूँगा। इसकी आंतरिक संरचना की बात होती है, कोर की बात होती है, आंतरिक संरचना की बात होती है। इसके अतिरिक्त आप लोग कोड असंबद्धता की बात करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक असंबद्धता की बात करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक परत कौन कौन सी होती है, महत्वपूर्ण परत, जिसमें क्रस्ट की हम बात करते हैं। क्रस्ट क्या होता है, पृथ्वी का बाहरी परत होता है जो ठोस चट्टान ज़्यादातर बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बने होते हैं। जो यह क्षेत्र है वो क्रस्ट के तौर पर आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखिए, मेंटल या क्रस्ट के नीचे स्थित है जिसमें 2900 किलोमीटर तक मोटा है। अर्थात क्रस्ट मेंटल की हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, यह मेंटल है जिसमें ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल भी कहते हैं। यह गर्म घने लोहा मैग्नीशियम युक्त ठोस चट्टानों से बना होता है। अब क्रोड की हम बात करें, यह पृथ्वी के केंद्र और 2 भागों में तरल बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड के तौर पर होता है। देखिए, क्रोड आपको 2900 लेकर 5100 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है जिसमें 2 प्रकार के आपको क्षेत्र, एक ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। जैसे एक ऊपरी क्रोड होता है लिक्विड में, निचली क्रोड होता है सॉलिड में। जो आपको टोटल जो लेंथ हमारे आंतरिक संरक्षण का है, ध्यान रखिएगा, अगर हम जाते तो 378 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब यह है कि यही आपको चर्चा में है कि हम जो आंतरिक कोड की बात कर रहे हैं ना, वो ठोस कारण, पहले तो बात की जा रही थी यह दोनों प्रकार की है, लिक्विड और सॉलिड दोनों प्रकार के, पर अब बात की जा रही है जो 2900 किलोमीटर की लिक्विड जो फॉर्म थी वो क्या है, सॉलिड ही है। ऐसी संरचना अध्ययन में किया जा रहा है। देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन है, समय समय पर चीज़ें जैसे हम तकनीकी एडवांस होते हैं वो चर्चा परिचर्चा होती रहती है। फिलहाल जब तक इसे नोटिफाई एनसीईआरटी में न कर दिया जाए, एनसीईआरटी में आपके बुक्स में नहीं नोटिफाई कर दिया जाए कि आंतरिक जो कोड है वो केवल सॉलिड का बना हुआ है, तब तक आप इसे केवल अध्ययन के तौर पर आप रखिएगा। कहीं प्रश्न पूछते, आपको इंटरव्यू में यह प्रश्न ज़्यादातर पूछा जा सकता है, मेंस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में विचार इस अध्ययन के आधार पर देंगे, न कि आप एनसीईआरटी में जो पहले से दिया जा रहा है उसके आधार पर। हालाँकि आपको यह ध्यान रखने की बात होगी कि जो जब तक हम अपडेशन अपने बुक में न कर दिया जाता है तब तक हम वही चीज़ें मानेंगे जो पहले से धारणाएं बनी हुई है। अध्ययन अध्यापन और भी होगा, और भी हम टेक्निकल एडवांस होंगे, इसकी संरचना के बारे में और भी हम डीपली बात कर पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको क्या करना, इसी के संदर्भ में आंकड़े रखना है। बस इंटरव्यू के सेशन में आपको यह चीज़ें याद रखनी है कि नई अध्ययन रिपोर्ट में कोर को तो बताया गया है सॉलिड, पर हम पहले से जानते हैं लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है। तो आपके विचार क्या है, तो इस तरीके से आपके विचार को बताना है कि फिलहाल सर अध्ययन आया है, उस पर रिसर्च चल रही है, आगे आने वाले समय के आधार पर हम इस पर निर्णय लेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे
कि यह जो आंतरिक कोड है, ध्यान रखिए, पृथ्वी का आंतरिक कोड सबसे आंतरिक कोड होता है। ध्यान रखिए, सबसे आंतरिक जो क्षेत्र होता है उसके यह प्लेटों के आकार के गर्म लोहे के गोले के समान होता है। पृथ्वी के अन्य शीर्ष परतों के द्वारा यह आरोपित भार दबाव के कारण आंतरिक कोड ठोस हो जाता है। यह बाहरी कोर से अलग है जो तरल है। हम जिस तरह से सतह पर रहते हैं लगभग 5000 किलोमीटर लगभग 3100 मील नीचे आंतरिक क्रोड स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, क्योंकि यहाँ तरल धातुएं बाहरी क्रोड पर तैरती हैं। इस तरह के रेडिएशन दायरा हम बोले तो यह इसकी औसत त्रिज्या 1220 किलोमीटर के आसपास है। भीतरी और बाहरी क्रोड की बात हम करें विश्व सीमा समय के लिए आपको 51 से 50 किलोमीटर नीचे स्थित है। इस समय लेहमैन भूकंपीय विच्छिन्नता या डिस्कन्टिन्यूटी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, या असंबद्धता भी इसका नाम दिया जाता है। तापमान यहाँ पर कितना होता है, 7200 लेकर 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम सेल्सियस में बात करें 4000 से लेकर 4700 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। यहाँ बहुत उच्च ताप और विद्युत चालकता होने की संभावना व्यक्त की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखना, आपसे प्रश्न यहाँ पीटी में प्रश्न पूछा जाता है। लिथोस्फीयर की बात करें कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर लेकर 100 किलोमीटर के आधार पर। अगर हम कॉर्नाड डिस्कन्टिन्यूटी की बात करें, डिस्कन्टिन्यूटी की अर्थात असंबद्धता की, मोह असंबद्धता की बात करें तो किसके बीच है, लिथोस्फीयर। आपको ध्यान रखें भूपट्टी का अपर मेटल और कोर के बीच में यह दोनों पाया जाता है। अब है अगर रेपिडी, ध्यान रखिए, रेपिडी असंबद्धता की बात करें तो किसके बीच है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच। आपको ध्यान अपर मेंटल और अपर कोर के बीच आपको कौन है, रेपेटरी है। अगर गुटेनबर्ग की हम बात करें, गुटेनबर्ग असंबद्धता की बात करें तो यहाँ किनके बीच है, गुटेनबर्ग होगा आपको ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच। लेहमैन के बात हम बात कर लें, ध्यान रखिए, लेहमैन की बात कर लें जो 2900 किलोमीटर में गुटेनबर्ग, 3135 किलोमीटर के आसपास लेहमैनबर्ग आंतरिक कोर के पास है, जिसमें इनर कोर सॉलिड कहते हैं। अब ध्यान रखिए 370 किलोमीटर आसपास होता है। आपको प्रश्न यहाँ किलोमीटर के हिसाब से भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, कोनार्ड जो है कितने किलोमीटर के पास है, मोह असंबद्धता कितने किलोमीटर के पास है, गुटेनबर्ग कितने किलोमीटर के पास है, रेपेटरी कितने किलोमीटर के पास है, आपको लेहमैन कितने किलोमीटर के आसपास है। असंबद्धता जिसे हम बोलते हैं, असंबद्धता जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, या डिस्कन्टिन्यूटी। अब इस तरीके से याद रखना। चलिए आगे हम बात करें, यह हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो बिल्कुल फ्री होता है यूट्यूब पर, आप इसे देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स प्राप्त करने के लिए प्लस डेली न्यूज एनालिसिस में भाग लेने के लिए प्लस वीकली न्यूज एनालिसिस में भाग लेने के लिए और मेंटरशिप प्राप्त करने के लिए जो मेरे निर्देशन में आप लोगों को मेंटरशिप दिया जाएगा, वनली 599 प्लस टैक्स, जिसे आपको अप्रोक्स 614 रुपया पड़ेगा। आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ करेंट के जितने कॉन्सेप्ट हैं आपको क्लियर कराए जाएंगे। करेंट लगातार हम इस पर चर्चा करते हैं, लगातार बने रहते हैं, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के बैच लॉन्चेज हैं, कल नया बैच एक लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग सभी लोग जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, आपको डेली 30 MCQ प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल पर कराते हैं। जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो गूगल फॉर्म में हम 50-50 क्वेश्चनों का भी आप लोगों को अलग से करवाएंगे। फुल टेस्ट तो चलेगा ही चलेगा, आपको चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। चलिए शॉर्ट नोट टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पीटी फैक्ट में याद रखिएगा, पीटी फैक्ट में रूबीना फ्रांसीसी को याद रखिएगा, इन्होंने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अभी तक पदक तालिका में, पेरिस पदक तालिका में भारत ने कितने पदक जीते हैं, जिसमें गोल्ड की हम बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें और कांस्य ब्रॉन्ज की बात कर लें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे हम बात कर लें, हिमाचल में आपको हिमाचल प्रदेश जो है प्यारी बहना योजना का अपात्रित महिलाओं को लौटाने होंगे पैसे। कुछ ऐसी अनियमितता देखने को मिली, जो पात्रता भी निर्धारण करते उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, उनको पैसे दे दिए गए। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का प्यारी बहना योजना के बारे में अत्यंता, जिसमें 54,000 महिलाओं को मिल रही है राशि, 4500 रुपये मिल रहे हैं प्रत्येक 3 माह पर, और 34 करोड़ रुपये जारी किए गए राज्य सरकार द्वारा। 8 लाख से अधिक आवेदन पहुंचे हैं अब तक। तो यह आंकड़े कहीं वित्तीय अनुशासन जो है बनाए रखने की जरूरत है, वो कमी दिख रही है, जिसमें हम योजनाओं का तो घोषणा कर देते हैं, प्रबंधन की बात नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, आपको पीटी फैक्ट में याद रखना है प्यारी बहना योजना किस राज्य में चलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अतिरिक्त
बढ़ती आबादी के लिए दूध की ज़रूरत को पूरा करेगा बायो मिल्क। तो बायो मिल्क क्यों चर्चा में, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान रखिए, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने जुड़ी संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस क्षेत्र में तेज़ी से फैसला काम करने के तहत देश में पहली बायो E3, ध्यान रखिएगा, E3 पॉलिसी जारी किए गए। तो 3E का अर्थ क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी याद रखना है। एक ई का अर्थ, दूसरे ई का अर्थ हो गया इन्वायरमेंट याद रखना है, तीसरे ई का अर्थ क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ये 3E के आधार पर आपको चीज़ें पूछी जाएगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से पूछा जाए। इसके तहत दूध, खाद्यान्न, पर्यावरण सहित आम जनहित के समान जो भी सामने खड़ी प्रत्येक चुनौती का निपटारा किया जाएगा। फिलहाल एक नए क्षेत्र के विस्तार में लोगों को आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा। यह एनिमल फ्री होगा, ध्यान रखें, जो यह बायो मिल्क होगा जो आने वाले समय में यह एनिमल फ्री होगा, जो न सिर्फ बढ़ती आबादी के दूध को ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होगा। यह बातें की जा रही है। अब देश में पहली बायो E3 पॉलिसी को जारी किया गया, जिसके दुनिया के नई औद्योगिक क्रांति बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में होगी। इसकी अगुवाई भारत करेगा, ऐसी बातें की जा रही है। अब ध्यान है, अगले 5 से 10 वर्षों में यह देखने को मिले देश के करीब 140 करोड़ आबादी को दूध की उपलब्धता कितना होगा, 459 ग्राम प्रतिदिन होगा। ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रतिदिन है देश की उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन। अब इस दूध के लिए देश में 30 करोड़ से अधिक गाय भैंसें, 2 करोड़ से अधिक भेड़ बकरियां आदि पशुओं का पाला गया। रिपोर्ट के आधार पर बातें की गई। बढ़ती आबादी के लिए दूध की जरूरतों के लिए क्या किया जाएगा, हम टेक्निकली चीज़ों को डेवलप कर पाएँ। देश की खाद्य जरूरतों के साथ नीति और मुख्य फोकस की बातें हो रही हैं। अब इस तरीके से ऐसे में प्लास्टिक की जगह बायो प्लास्टिक तैयार करने की जोर दिया जा रहा है। तो 3E का कॉन्सेप्ट याद रखना है। साथ ही साथ 335 लाख करोड़ से अधिक होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, ये आंकड़े दिए गए हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है, इस तरीके से पीटी फैक्ट को कवर करना है। चलिए, कंपनियों के निजीकरण के बदली सरकार की नीति। कहने का अर्थ है कि नई सरकार जो आई थी वित्त वर्ष 2021-22 में पेश बजट में केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां जो CPSU होती है, विनिवेश और निजीकरण को लेकर रोड मैप पेश किया था, जिसके तहत रणनीतिक सेक्टर को छोड़कर, जो रणनीतिक सेक्टर होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और केंद्र के अधीन ही होना चाहिए, इस पर हम किसी प्रकार की निजी भागीदारी नहीं लेते। तो चलिए, रणनीतिक सेक्टर कौन कौन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस पर मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। तो आप लोग इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसके अतिरिक्त उन सेक्टरों को छोड़कर अब क्या करेगी सरकार कि वित्त मंत्रालय तब जो नई पॉलिसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी 2021 लाई थी, उसको लेकर जो पुनः समायोजन करने की बात कर रहा है। चालू वित्त वर्ष में हम बात करें, विनिवेश कंपनियों निजीकरण की रकम प्राप्ति कोई औपचारिक लक्ष्य नहीं रखा है। दूसरी तरफ यह जो चालू वित्त वर्ष में आपको 56,260 करोड़ रुपये का लाभांश हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कौन? CPO जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो केंद्रीय कंपनियां हैं, उसके विनिवेश और निजीकरण के माध्यम से। अब 2023-24 में लाभांश प्राप्ति का जितना लक्ष्य होगा 43,000 करोड़ होगा। इस तरीके से आंकड़े आप देख सकते हैं। 2047 तक विकसित भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकती ये कंपनियां। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको समझने की आवश्यकता है 2-3 चीज़ें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अभी महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, फिर आपको महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है, मिनी रत्न कंपनियां कौन कौन सी है, कितनी है, और मिनी रत्न कंपनियां को, ये 2 कम से कम बताइएगा संख्या के आधार पर। महारत्न का कौन कौन है आप टोटल बताइएगा। इस पर मैंने पहले भी नोट्स दे रखा है। अब जो पॉलिसी ठंडे बस्ते में गया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पॉलिसी 2021, इसको याद रखना है कि ये जो लाई गई थी, चुनाव के वजह से सरकारी कंपनियां निजीकरण का आसान नहीं था। हमेशा किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहे, राजनीतिक रूप से सरकारी कंपनियां निजीकरण चुनौती भरा काम है। वर्ष 1921 में यह पॉलिसी लाई गई, उसके बाद कोरोना की वजह से वैश्विक सुस्ती आ गई, तो यह कंपनी नीतियाँ लागू नहीं हो सकी। इसी तरह आपको ध्यान रखिएगा, यह जो पॉलिसीज है उसको लाने से लाभ क्या होगा, विनिवेश हम कर पाएंगे बेहतर, वित्त प्रबंधन कर पाएंगे अच्छे से, ये सब बातें की गई थी। तो वित्त पॉलिसी अभी जो लाई गई है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी 2021, फिलहाल ठंडे बस्ते में, आने वाले 1-2 साल में भी लगता नहीं है कि ये चीज़ें आपको क्या कर पाए, इंटीग्रेट हो जाएगी। समीक्षा समेकन जो किया गया है ये सार्वजनिक कंपनियों का, उसका अलग विनिवेश प्रक्रिया अपनाने की बात हो रही है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी तरीके से।
चालू वित्त वर्ष में सरकार को मिला 10.23 लाख करोड़ राजस्व। अब मुझे कुछ क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताइएगा। पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाता व्यय क्या होता है, राजस्व खाता क्या होता है, राजस्व खाता आय और व्यय क्या होता है। कमेंट सेक्शन में सब बताइएगा। ये सब आपको बजट के पार्ट है। इस बजट के सेशन में मैंने पहले आपको ले रखा है इसका सारी मुद्रास्फीति क्या होती है, रेपो रेट, सभी पर मैं चर्चा कर रखा बजट का जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। तो पुराने स्टूडेंट उत्तर देंगे, नए स्टूडेंट को सर्च करने की आवश्यकता है। तो यह आंकड़ा याद रखना है, 10.23 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें मेटा एआई ने लखनऊ पुलिस की सक्रियता से बचाई जान, जो केस स्टडी के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, कैसे लाभ हुआ। ध्यान रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस एआई जो मेटा का है, उन्हें क्या किया कि साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हो रही, लेकिन लखनऊ ने इसके सार्थक उपयोग जैसी खबर सामने आई। मेटा एआई ने तकनीकी तौर पर सक्रियता दिखाई। शनिवार को क्या हुआ कि एक युवती ने गले में फंदा लगा आत्महत्या का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, तो मेटा एआई ने वीडियो को तत्काल संज्ञान में ले लिया। तो सोच के देखिए, अगर आप वीडियो कहीं रिलीज़ कर रहे हैं, उसको हम ऐसा इंटरफेस बना लें एआई के माध्यम से, इस प्रकार के कुछ निश्चित टर्मिनोलॉजी का अगर प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका आकलन निश्चित तौर पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन, विश्व के किसी भी कोने में आप हों, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर उसकी सूचना तुरंत क्विकली पहुंचे और वो एक्शन में वो पुलिस स्टेशन हो। ऐसा नहीं कि भाई आया है वीडियो, चलो देखो कल पहुंचेंगे हम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यह जो केस स्टडी बताता है ना कि हम किसी भी प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रबंधन अगर कर लेते हैं, उसका बेहतर समायोजन कर लेते हैं, तो उससे किसी की जान बचाई जा सकती है, किसी संसाधन को बचाया जा सकता है, किसी एसेट को बचाया जा सकता है। यह केस स्टडी यही बताता है हम लोगों को। तो आपसे अगर कभी प्रश्न पूछे कि मेटा आई का लाभ क्या है, तो मेटा आई का लाभ आपको, या हम एआई का लाभ की बात करते हैं, तो एआई को लाभ को इस रूप में भी बता सकते हैं आपके स्टडी से। हाल ही में एक घटना घटी जिसमें मेटा एआई ने क्या किया, जो एआई तकनीक पर अधिकारी कार्य करता है मेटा, उसने इंस्टाग्राम को वॉच करके, उसके वीडियो को वॉच करके नज़दीकी पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया, उस युवती की जान बचा ली। और आत्महत्या क्या होता है, आत्महत्या रियल टाइम पर होता है, रियल टाइम पर। उसके लिए 2 से 5 से 10 मिनट के समय आपको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वो बातें नहीं कर रही आत्महत्या करने वाली, डायरेक्ट एक्शन मोड में है, अगर आत्महत्या करना तो 5 से 10 मिनट का समय आपको देता है वो घटना के क्रम में जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। अन्यथा ध्यान रखिएगा, इतनी त्वरित हम अगर निष्पादन कर पा रहे हैं, तो ये बिना एआई के माध्यम से हम नहीं कर पाते। पुलिस को पता तक नहीं चलता, उसकी लाशें पड़ी रहती। बहुत से ऐसे मामले जहाँ लाश महीनों भर पड़े रह गए थे आत्महत्या के मामले में, सड़ गया, जब बदबू आने लगा घर से, तो लोग पड़ोसी उसको सूचना देते हैं पुलिस को। तो समझ के देखिएगा, अगर एआई जैसे कॉन्सेप्ट, ऐसे अपराधों को, ऐसे जो आत्महत्याएं की जा रही है, उनको रोका जाता। इस प्रकार के कितनी भी अपराधें हम अगर करते हैं, अगर सर्चेबल करते हैं, बहुत घातक हथियारों को हम बार बार सर्च कर रहा है कोई व्यक्ति, तो तुरंत मेटा एआई या इस प्रकार के एआई इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो नज़दीकी पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकता है। तो इस तरीके से ये केस स्टडी में पता चलता है कि हमें एआई, हमारे प्रौद्योगिकी का सदुपयोग कर ले तो हम अपने सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल साइबर अरेस्ट जैसी घटनाएं, बार बार डिजिटल अरेस्ट जो हम कर रहे हैं, साइबर क्राइम कर रहे हैं, इस प्रकार की घटना से इसको हम सिरे से निकाल दें कि एआई कॉन्सेप्ट खराब है। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं केवल प्रबंधन की बात करता हूँ, प्रबंधन समायोजन की बात करता हूँ। अगर आप कर लेते तो बेहतर तकनीक डेवलप कर पाएंगे। अब देखिए कि सरकारी योजनाओं खर्च में कमी, वृद्धि की दर घटी है, तो 15 महीने निचले स्तर पर 6.7% आ गई है आपको आर्थिक वृद्धि दर की घटकर। तो ध्यान रखिएगा, इसी में आपको आरबीआई चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जून में 7.1% वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। यह बातें की जा रही है। अब बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि जीडीपी वृद्धि के लिए जिम्मेदार घटकों में मुख्य चालकों में जैसे उपभोग, निवेश, विनिर्माण, सेवाओं और निर्माण में 7% से अधिक की वृद्धि का कारण माना जा रहा है। तो इस तरीके से सार्वजनिक जो सरकारी योजनाओं में खर्च जो हुई है, इस तरीके से ये कारक भी मानी जा रही है। ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निजी सेक्टरों के द्वारा भी की जा रही है। हाउसिंग प्लानिंग बनाई जा रही है, हम बड़े बड़े रोड मैप तैयार करके आपको चीज़ें की जा रही है। तो सार्वजनिक योजनाओं, सरकारी योजनाओं का अर्थ है कौन योजनाओं की बात हो रही है जिससे हम वित्त नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वित्त का प्रबंधन नहीं कर पाते। जैसे सरकारी योजनाएं, जैसे मुफ्त की योजनाएं कहते हैं ना, उसकी योजनाएं की बात हो रही होगी, खर्च में उसमें कमी आ रही है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली योजनाओं में
पैसे लगाए जा रहे हैं, तो इसके इम्पैक्ट तो आपको देखने को मिलेंगे ही ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। अभी हाल ही में मैंने औद्योगिक शहरों की जो बात हुई थी, 12 स्मार्ट औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे 10 राज्यों में, उसके लिए मैंने न्यूज एनालिसिस कराया था, याद है आप लोगों को, जिसमें बातें की गई किन किन राज्यों में आपको औद्योगिक स्मार्ट सिटी डेवलप किया जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा किन किन राज्यों में, ऐसा नहीं कि मैं बता दूं फिर से आप याद कर लें। आप लिख के भेजिए, जितना बार लिखिएगा, जितना बार अध्ययन कीजिए, जितना बार रिवाइज कीजिए, उतना याद हो जाएगा आपको। और ये सब कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखा जा सकता है कॉपी पेस्ट करके, या टाइपिंग स्पीड कर लीजिए तेज, ताकि आप चीज़ों को जल्दी कर लें। चलिए आगे बात करें। इन्हीं 12 औद्योगिक जो विकसित किए जाएंगे 10 राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटीज़, उसके आधार पर हम कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे? 28,602 करोड़ रुपये इन्वेस्ट होगा, निवेश किया जाएगा, जिसमें ध्यान रखिएगा इन शहरों में लगभग 1.5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश आएगा। हम बात, अगर सरकारी इन्वेस्टमेंट 28,602 करोड़ है, पर हम निवेश अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त कर सकते हैं लगभग 1.5 लाख करोड़। यह जो 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होगी, अर्थात कुल 40 लाख नौकरियां पैदा होगी इससे। तो यह कहना बिल्कुल भी कठिन है कि ये शहर कब तक स्थापित हो सकेंगे, केवल उनसे कब तक लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी योजनाओं तय समय में कठिनाई से पूरी हो पाती है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ये सब बातें स्मार्ट सिटी का हम हालिया दर्शन देख सकते हैं। नाम तो स्मार्ट रख दिया गया था, पर धरातल पर उतरने में चीज़ें लेट लगी। तो ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है नेगेटिव पर। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखें तो इससे कुशल रोजगार सृजित होंगे, कुशल रोजगारों का मांग बढ़ेगा, कुछ रोजगार में संख्या में वृद्धि होगी, तो विविध रोजगारों की संख्या वृद्धि होगी। साथ ही साथ अगर हम जीरो लेस इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे तो और भी बेहतर तकनीक डेवलप कर पाएंगे। इसके तहत 12 औद्योगिक जब शहर विकसित होंगे तो उसके आसपास के सैटेलाइट शहर भी विकसित होंगे। जो शहरीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं कहीं समायोजित होगा। इस तरीके से स्मार्ट सिटी योजना के तहत औद्योगिक स्मार्ट सिटी को भी ऐड कर लिया जाए, तो सरकारी ढांचे और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय कर लिया जाए, तो हम बेहतर प्रबंधन और उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम निसंदेह नगर निकायों के साथ काम कर सकते हैं, उनके जनता से जवाबदेह बना सकते हैं। उन्हें बनाना होगा आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए समय समय पर कानून बनाने होंगे, सजग पैमाने डेवलप करने होंगे, ये सब बातें होंगी, तभी हम चीज़ों को संबंधित नियम कानून को पालन नहीं करते तो उन्हें एक दो जगह अवैध निर्माण हो जाता है, तो उसके नियमन करने की बात करनी चाहिए। मान लीजिए सैटेलाइट औद्योगिक शहर यहाँ बन रहा है, उसके पास सैटेलाइट शहर बना, उसके आसपास के अवैध कॉलोनियाँ डेवलप होंगी बाहर से आके लोग, तो इसके भी प्रबंधन की बात होनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ों को चिंताएं हैं। तो नए औद्योगिक शहरों का उम्मीद जो है दोनों प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव उम्मीदें की जा रही है, पर फिलहाल आपको पॉजिटिव सोच के ही चलना है कि अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे नए 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी से क्या लाभ होगा, तो आपको जो जो बातें मैंने बता रखा था पिछले क्लास में भी और इस क्लास में भी, तो दोनों को ऐड करके मर्ज करके आप चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिएगा। और इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे जरूर वॉच कर लीजिएगा। 12 औद्योगिक योजनाएं जो लाई गई हैं स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी को भी आप लोग अलग से देखिएगा और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को भी अलग से देखिएगा। दोनों को करने को अलग अलग चीज़ों को कवर करना है। चलिए आगे हम बात करेंगे चीज़ों के संदर्भ में। कल आप लोगों को फिर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 70 बीपीएससी की नई टीम के साथ, तो जल्द ही सभी लोग हम लोग अपडेट हो जाए। आज उनका बायो आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा ऐप पर, तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिए, समझ लीजिए, आगे बढ़ जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।